हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। क्लासेस आपकी दरअसल स्टार्ट जो हो रही है वो साइकोलॉजी की क्लास है। आपको मैं पहले ये बता दूं कि हमारी साइकोलॉजी की क्लास जो है यूपी टेट और सी टेट के लिए स्पेशली बनाई जा रही है। यानी कि आप यूपी टेट, सी टेट या कोई भी टेट दे सकते हैं, यहाँ तक कि एमपी टेट या दिल्ली टेट कोई भी टेट देंगे तो आपका जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है समावेशी शिक्षा के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बता देना चाहता हूँ। आपको यदि आपको जो क्लास आप पढ़ने जा रहे हैं, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। आगे मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे कि आप लोग हमारे बारे में जानते ही हैं, मैं आपका दोस्त प्रवीण आयुष आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टैग लाइन चल रही है इस समय, जो टैग लाइन है आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से कुछ टैग लाइन हमने स्टार्ट किया है, वो है ग्रो एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन को क्या करना है, हमें ग्रो करना है, ठीक है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहूँगा। बिफोर स्टार्ट द क्लास प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ और डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, ठीक। यानी कि आपको क्लास शुरू करने से पहले जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, अभी तक मैंने आप लोगों से एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा। अभी तक मैंने आप लोगों से नहीं कहा कि आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके हमने इस वीडियो को बनाना स्टार्ट किया है और इस तरह की वीडियो और इस तरह के क्लास आपको बहुत ही रेयर केस में मिल पाएंगी। बहुत ही कम लोग इसको प्रोवाइड करा पाते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत पड़ती है। और इस तरह की क्लास में हमारी टीम है 2-3 लोगों की, वो टीम हमारी काम कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए, ठीक है। आज जो हमें पढ़ना है समावेशी शिक्षा के बारे में। देखो, समावेशी शिक्षा को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट कर देखेंगे, ठीक है। समावेशी शिक्षा को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट कर देखेंगे। आइए जानते हैं। पहला है फिजिकल डिजेबिलिटी, यानी कि शारीरिक मानसिक विकलांगता की बात करते हैं। यानी कि जो लोग भी हैं, जितने भी एक तरह से हमारे समाज में वर्ग के लोग, हमारे समाज में ऐसे वर्ग के लोग हैं जो शारीरिक रूप से दक्ष नहीं है, मानसिक रूप से दक्ष नहीं है, उनकी क्या एजिबिलिटी होनी चाहिए, उनको कैसे हमें समावेशी यानी कि समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है। दूसरी चीज़ें हैं अधिगम अशक्तता के बारे में देख सकते हैं, यानी कि लर्निंग के बारे में आप देख सकते हो। तो इसमें कैसे लर्निंग के बारे में, कैसे उनके अंदर क्या अशक्तता है, क्या उनके अंदर दक्षता नहीं है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद है चिल्ड्रन फॉर्म में, यानी कि जो रखा गया है चिल्ड्रन फॉर्म में उन लोगों को रखा गया है जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। उसका कारण क्या है समावेशी शिक्षा में इन लोगों को रखना? क्योंकि ये लोग काफ़ी दिनों से, आज से नहीं बल्कि आप कह सकते हैं प्राचीन काल से ही अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं वो सामाजिक रूप से ही नहीं पिछड़े हैं बल्कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं। इन सभी को हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है मानसिक समावेशी शिक्षा का जो लक्ष्य है, इन सभी को समाज के मुख्य धारा में लाने का हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। समावेशी शिक्षा का जो अर्थ होता है, विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना, विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्राप्त देना, यानी कि देना, प्रोवाइड कराना, ये होता है समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है, ठीक है। शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, ना कि क्या किया जाता है कि हम क्या करते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे कि पहले क्या था, कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों को ही शिक्षा दी जाती थी। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग होते हैं उनको ही शिक्षा मिलती थी। लेकिन आज जो हमारा समाज है, आज हमारे समाज के जो मुख्य धारा या मुख्य उद्देश्य है, या हमारी सरकार जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है समान रूप से शिक्षा प्राप्त करना। यानी कि एक तरह से आइए और इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। अब देखो, समावेशी शिक्षा का अर्थ बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि उनमें क्या है, सिर्फ ऐसे ही लोग आएंगे
जो लोग सामान्य वर्ग के लोग हैं। लेकिन नहीं, आज आप लोगों को पहली बार पता चलेगा कि समावेशी शिक्षा में उन लोगों को भी रखा गया है जो एक रूप से, एक मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी लाया जाएगा, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उन लोगों को लाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो केवल विकलांग बच्चों को भी, जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी इसी धारा में लाना है। यानी कि आप कहें तो समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है, इसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना, विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही समावेशी का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये वही है। पर ऐसा नहीं है, वास्तव में समावेशी शिक्षा जो है केवल विकलांग बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज आप लोगों को पहली बार ये भी पता चलेगा कि इसका अर्थ ये भी है कि किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना हो, वो चाहे सामाजिक रूप से है, यानी कि किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, और चाहे वो विकलांग हो, यानी कि हर एक बच्चे को या समाज के हर एक अंग को मुख्य धारा में लाना समावेशी शिक्षा का यही अर्थ है। ठीक है, आइए जानते हैं इसके आगे में और क्या सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप जो बच्चे ऐसे हैं शारीरिक रूप से विकलांग हैं या कोई शारीरिक कमियां हैं, जैसे अब शारीरिक कमियां में क्या आ जाती हैं, जैसे किसी बच्चे को सुनाई न देना, चलने में कठिनाई प्रदान होना, यानी कि चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, मानसिक रूप से विकलांग है। कई ऐसे सारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, या लिख सकते हैं तो पढ़ने में कठिनाई है, और पढ़ने में कठिनाई है तो लिख सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर किसी न किसी प्रकार से उनके अंदर कमजोरी है, जो कि हमारा जो उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, विशिष्ट बच्चों के अंदर छुपी हुई योग्यता को, उसके योग्यता को उभार कर उसके मुख्य उद्देश्य, यानी कि एक तरह से उसके जो, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बच्चों की छुपी हुई योग्यता को उभारना और उसे मुख्य उद्देश्य, मुख्य धारा में लाना, यही समावेशी शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य है। मैंने आपको कई सारी चीज़ें बता दिया, जो आप कोई भी डिफिनीशन देखो, आप वहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आता है, अगर आप सीटेट देना चाहते हैं तो सीटेट में आपको कुछ कथन और कारण करके क्वेश्चन देता है, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें यदि आपको पता रहेगा तब आप कर पाएंगे। अदरवाइज आपको फैक्ट, ओनली फैक्ट यदि आपको याद है तो आप कहीं ना कहीं समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके आगे की बातें। आज जो है इसमें कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा कहता है कि आज केवल जो प्रतिभाशाली बच्चों को ही बढ़ावा न दिया जाए, बल्कि सभी प्रकार के बच्चों या पिछड़े बच्चों, अनुसूचित जाति हों चाहे अनुसूचित जनजाति हों, पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि देश की मुख्य धारा में आकर वे भी अपनी योग्यता का विकास करें और देश की उन्नति में योगदान कर सकें। तो यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है जो समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि केवल हमें सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों को ही नहीं ध्यान देना है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, उनको भी ध्यान रखना है, ताकि वो लोग भी आकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ें, देश की मुख्य धारा में जुड़ें और अपनी योग्यताओं का विकास करें और देश की उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करें। ठीक, ताकि उन्हें भी एक तरह से अपने आप को, सेल्फ को गौरवान्वित महसूस कर सकें। क्योंकि आप जानते हो जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोविड-19 की वजह से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, सामाजिक दूरी की बात की जा रही है। आपको क्या नहीं लगता है कि सामाजिक दूरी का मतलब क्या है? वैसे तो जो WHO ने कहा है कि सामाजिक दूरी का मतलब होता है एक शारीरिक दूरी से, लेकिन मेरा जो मानना है सामाजिक दूरी के जगह पर हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की जानी चाहिए, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जानी चाहिए। मेरा जो मानना है, या मैं कहूँ तो मेरा यहाँ मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय हमें इस शब्द को जोड़ना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की जानी चाहिए, ना कि सामाजिक दूरी। उसका कारण है, सामाजिक दूरी में आप देख सकते हैं जैसे कि कई ऐसे लोग, जैसे आज हिंदू मुस्लिम मॉब लिंचिंग की घटना, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं हमारे देश में।
तो मेरा जो मानना है यहाँ पर हमें इस शब्द को हटाना चाहिए कि सामाजिक दूरी हटाकर, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना चाहिए। आइए बात करते हैं अपने सब्जेक्ट पर। ये छोटी सी बातें थी। दूसरी चीज़ें, अब जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके अंदर सब कुछ आता है। देखो वो कैसे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से जल्दी से क्या करते हैं, सीख लेते हैं। ठीक, उसके बाद ऐसे बच्चों के लिए कोई अलग स्कूल नहीं होना चाहिए। तो इन सभी बच्चों को हमें एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए। देखो, अगर प्रतिभाशाली बच्चों को जो क्लास है, या प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनका अलग क्लास रहेगी, तो आप सोचिए, आप एक बार कल्पना कीजिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे यदि वो अलग क्लास में बैठ जाते हैं या अलग स्कूल में रहते हैं, और जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं वो अलग क्लास में रहते हैं, तो यहाँ पर कहाँ है, हम समावेशी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरह से सामाजिक दूरी हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। जो आगे हैं, जैसे कि आज क्या है, हमारे यहाँ जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि हमारे यहाँ समानता और समता में कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखाई देता है। उसी तरह हमारा जो उद्देश्य है, यानी कि समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है, वो ऐसा उद्देश्य है कि हमें उन सभी बच्चों, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चे हों और चाहे कमज़ोर वर्ग के बच्चे हों, यदि हम उन दोनों को एक साथ रखते हैं तो क्या होगा, हमारा जो समाज होगा एक अच्छा समाज उभर कर सामने आएगा, और हमारे जो बच्चे होंगे वो काफ़ी दक्ष होंगे, यानी कि एक तरह से काम करने की उनकी योग्यता बढ़ेगी, क्योंकि एक दूसरों को देखकर ही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं इसकी आगे की कहानी क्या कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि शैक्षिक संस्थान को देखना चाहिए कि समाज में इन सभी वर्गों, इन सभी बच्चों को एक ही स्कूल में डालना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों पर दबाव दें कि आप इस तरह सीखो। देखो, ऐसा नहीं हो, शैक्षिक संस्थानों को किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात होनी चाहिए। एक अच्छा अगर हम पर्यावरण, एक अच्छा परिवेश तैयार करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार का दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें क्या करना होगा, बल्कि हम अगर अच्छा एक परिवेश बना लेते हैं तो हमारे जो अन्य समाज वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो प्रतिभाशाली या सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की सामाजिक दूरी नहीं बनेगी, जिससे कि हमारे देश का, हमारे समाज का क्या होगा, एक उत्थान होगा। ठीक, उसके बाद बातें करते हैं कि शिक्षा प्रणाली जो है, शिक्षा प्रणाली यानी कि एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए या एडजस्ट करना चाहिए कि वो विकलांग बच्चों के लिए स्पेशल डिवाइसेस दें। देखो, आजकल क्या है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, जैसे दिल्ली के कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जो विकलांग वर्ग के बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं लिया जाता, लेकिन कई ऐसे स्कूलों में मैंने देखा है कि वहाँ पर क्या है, विकलांग वर्ग के बच्चों को, और साथ ही साथ जो बच्चे ऐसे हैं, यानी कि आप एक बार कल्पना कीजिए, कल्पना करते चलिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सोचिए एक बार कि जो लोग सामान्य वर्ग के बालक हैं जो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, यानी कि कुछ जो स्कूल हैं कि सिर्फ सामान्य बच्चों को ले रहे हैं, यानी कि सामान्य जो अच्छे हैं, शारीरिक रूप से अच्छे हैं, मानसिक रूप से अच्छे हैं, सिर्फ उनका एडमिशन लेते हैं, तो क्या होता, वो बच्चे काफ़ी आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि हम इन लोगों को भी, जो समाज के अन्य वर्ग के लोग हैं, उनको भी एक साथ कर देते हैं तो हमारा देश काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। यानी कि यहाँ पर जो कहने की बात की जा रही है, यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं को या शैक्षिक संस्थाओं को क्या करना है, अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है। वो बदलाव लाने की क्या ज़रूरत है, जो विकलांग हैं या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की उनकी समस्या है, तो उनके लिए क्या है, कुछ स्पेशल डिवाइस दे दें या कुछ विशेषाधिकार उनको दे दें, जिससे कि वो भी अपना प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं। अब आइए जानते हैं कि समावेशी शिक्षा का आखिर उद्देश्य क्या है। जो मैंने आपको बता रहा था अभी तक, वही सारी चीज़ें हम आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ देखो, हम तकनीकी शब्दों को देखना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है, देखो, हम आम बोल चाल में हमारे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हाँ ऐसी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यदि आपको तकनीकी शब्दों का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हर एक चीज़ों को, तकनीकी शब्दों का ज्ञान होना तो ज़रूरी ही है, आम बोल चाल में भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है एक तरह से। ठीक है, आइए बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं उस निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि
जो विशिष्ट बच्चों की पहचान करना। देखो इसका पहला उद्देश्य है कि हमें क्या करना है, विशिष्ट बच्चों की पहचान करना है और किसी भी प्रकार की जो असमर्थता है, असमर्थता को पता लगाकर उनकी दूरी करने, उनके अंदर जो दूरियां, जो कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करना। यानी कि हमें क्या करना है कि विशिष्ट बच्चों को पहचान करना, ऐसे बच्चे जो एक तरह से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, यानी कि पूरी तरीके से पिछड़े हुए हैं, मानसिक रूप से, उनके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है। और क्या करें, उन कमियों को दूर करना है और उनकी जो योग्यता है, उनके अंदर जो प्रतिभा है, उसको हमें क्या करना है, सामने ला कर रखना है। ठीक है, ताकि वो भी एक तरह से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें और अपने शिक्षा को या अपने आप को आगे बढ़ाने में उन्हें तो बेहतर खुशी महसूस हो सके। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो विशिष्ट बच्चे हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। देखो जो विकलांग वर्ग के बच्चे हैं, आप जानते हो कि हर जगह उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, हर जगह उन्हें कंपनी में काम नहीं मिल सकता। तो इसके कारण हमारा जो शैक्षणिक है या हमारा जो विद्यालय है, हमें कुछ ऐसा प्रोसेस करना है कि वह बच्चे जो हैं उन बच्चों को क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वो अपने घर पे ही अपने काम को कर सकें। दूसरी चीज़ें, आप कल्पना करिए कि लोकतांत्रिक की बात यहाँ की जा रही है कि लोकतांत्रिक मूल्य को उद्देश्य प्राप्त करना है। हमें क्या करना है, लोकतांत्रिक, जैसे कि आप एक तरह से समझे, यहाँ पर हमारा देश कैसा है, लोकतंत्र है, यानी कि हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति वोट देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को कहीं आने जाने का अधिकार है, हर व्यक्ति घूमने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को क्या करना है, व्यापार कहीं भी कर सकता है, कहीं भी रह सकता है। यानी कि देश की संपूर्ण जगह पे कहीं पर भी वो रह सकता है, व्यापार कर सकता है। वही चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें क्या प्राप्त करना है, लोकतांत्रिक मूल्य को उद्देश्य प्राप्त करना है। ठीक है, ना कि हमें ऐसी चीज़ें प्राप्त करना है जिससे कि एक समाज आगे बढ़े और एक समाज पीछे बढ़े। यानी कि हमें क्या करना है, समाज को एक साथ लेकर चलना है। दूसरी चीज़ें, हमें जो जागरूकता की भावना का विकास करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जागरूकता की भावना का विकास करना बेहद ज़रूरी है। उसका कारण है, यदि हम जागरूकता लाते हैं तो हमारा जो समाज है वो काफ़ी अच्छे से और तेज़ी से बढ़ सकेगा और विकास कर सकेगा। दूसरी चीज़ें कहा जा रहा है, बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। देखो अब कल्पना कीजिए एक बार कि आज से अगर हम 95 की बात करें, 90s की बात करें और इससे बात कर लें, यानी कि आप कह सकते हैं 2000 के पहले की भी बात करें, तो हमारे अंदर किसी प्रकार की आत्मनिर्भरता जैसे बातें नहीं आती थी। हमारे शिक्षक कभी हमें इन चीज़ों को नहीं सिखाते थे कि हमें सरकारी नौकरी या किसी नौकरी पर हमें डिपेंडेबल नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारे अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए कि हम अपने आप को स्टेबल कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। दूसरी चीज़ें हैं, समावेशी शिक्षा में यह भी सुनिश्चित हमें करना है, यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा में दाखिले से वंचित नहीं रह जाए। यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि समावेशी शिक्षा कहता है कि हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा में दाखिला लेने से वंचित न रह जाए, नहीं तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं कि इस शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं का कर्तव्य होता है कि जो शैक्षिक संस्थान है उनका कर्तव्य होता है कि वह सुनिश्चित करें कि ऐसे बच्चों के लिए जो शहरों से दूर हैं उनके लिए छात्रावास का प्रबंध करें, ताकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो सामाजिक उद्देश्य है, ये समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। उसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम लाया, समावेशी शिक्षा अधिनियम, जिसे बोला जाता है डिसेबिलिटी एक्ट 1995। देखो इसको आपको याद रखना है, लेकिन नेशनल ट्रस्ट ने यह स्पष्ट किया इसमें क्या क्या सारी चीज़ें कमियां हैं, उन कमियों को हमें कैसे दूर करना है। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट, एक और एक्ट आया था। देखो एक एक्ट आया, पहला एक्ट कौन सा आया था आपका, समावेशी शिक्षा अधिनियम 1995। दूसरा एक्ट आया जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के नाम से है 1999। इन्होंने स्पष्ट किया कि जो हमारे अंदर एक कमियां हैं, इन कमियों को हमें दूर करना होगा, तभी हमारा उद्देश्य बेहतर से प्राप्त हो सकता है।
पहली चीज़ें इन्होंने कहा कि अंधापन का होना, जैसे कि ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। ये कहते हैं जो बच्चे ब्लाइंडनेस हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए अलग व्यवस्था करना चाहिए। जैसे आप जानते हो कि एक लिपि है, ठीक है, उन लिपि के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाना भी चाहिए। दूसरी चीज़ें हैं जो लो विज़न वाले व्यक्ति हैं, जो लो विज़न वाले बच्चे हैं, कम दिखाई देने वाले बच्चे हैं, उनके अंदर क्या करना है, उनको कुछ हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए या हमें कुछ ऐसी तकनीकी का विकास करना चाहिए जिनके आँखों की रोशनी कम है वो थोड़ा से आ जाए आगे, यानी कि उनकी रोशनी थोड़ा से ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरी चीज़ें कहा जा रहा है लेप्रोसी क्योर्ड, यानी कि कुष्ठ रोग जैसे समस्या है बच्चों के अंदर, उसको भी हमें क्या करना है, उसकी भी समस्या के हमें निजात दिलाना होगा। ठीक है, तभी हमारा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो चुकेगा। उसके बाद है हीयरिंग, यानी कि सुनने में यदि समस्या है तो उसको भी दूरी करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी तकनीकी का विकास करना है या ऐसी तकनीकी लाना है जिससे कि उन बच्चों की किसी प्रकार की हीयरिंग यानी कि सुनने में समस्या ना हो। दूसरी चीज़ें हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कुछ हरकतें होती हैं, अलग अलग तरह के बच्चे के अंदर हरकतें करना, उसको भी हमें ख़त्म करना है। ठीक है, जिससे कि हमारा समावेशी शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। दूसरी चीज़ें कहा जा रहा है कि मेंटल रिटार्डेशन की बात की जा रही है कि जो मानसिक मंदता है, जो मानसिक रूप से मंदता है, देखो अब मानसिक रूप से मंदता कई चीज़ें हो सकते हैं। एक तो अनुवांशिकता है ही, कहीं ना कहीं एक अनुवांशिकता का गुण होता ही है। जैसे कि माता पिता के अंदर अगर माता पिता क्या हैं कि मानसिक रूप से एक तरह से अगर मंद बुद्धि के हैं तो बालक भी होता है मंद बुद्धि का, लेकिन एक कहीं ना कहीं दूर भी किया जा सकता है। जैसे कि एक अच्छा खाद्य पोषण मिल जाए, अगर बच्चों को बहुत अच्छा पोषण मिल रहा है तो उसके मानसिक जो मंदता है उसको हम दूर कर सकेंगे, तब हमारा समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। उसके बाद मेंटल इलनेस, यानी कि एक तरह से जो मानसिक बीमारी है, कई ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जो मानसिक रूप से, जैसे कि एक तरह से मैं आपको बताऊं, आप कल्पना कीजिए कई ऐसे बच्चे हैं, अगर आपने कभी आते जाते यदि आपका कभी गांव में रहे हों या आप कहीं आते जाते देखे होंगे, कई ऐसे बच्चे हो जो मानसिक रूप से पूरी तरह से बीमार रहते हैं। उसका कारण ये है जैसे उन्हें कि एक तरह से अच्छा पोषण ना मिल पाना, प्रोटीन ना मिल पाना, उन सभी चीज़ों को हमें दूर करना है। उसके बाद है आत्म केंद्रित बनाना। जो बच्चे आत्म केंद्रित नहीं हो पाते हैं, हमेशा भटकते रहते हैं। जैसे कि कोई बच्चे क्या होते हैं, जब आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो वो क्या हो, कमाने के लिए भागेंगे, और जिससे कि उनका जो आत्म यानी कि जो आत्मा है या उनका जो मन है वो हमेशा केंद्रित नहीं हो पाएगा। तो हमें उन्हें आत्म केंद्रित करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करना होगा कि जैसे उनकी कपड़े की व्यवस्था कर देना है ताकि वो स्कूल जाने लगे, उनको खाद्य पोषण की व्यवस्था कर देना है ताकि वो स्कूल जाने लगे। तभी तो हमारा जो सामाजिक यानी कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है वो पूरा हो चुकेगा, पूरा हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ें हैं सेवरल पायलेसी की बात करते हैं, जो मस्तिष्क पक्षाघात है। कई ऐसे बच्चे हैं जो मस्तिष्क रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस उनके अंदर बनी रहती है, तो उनको भी हमें दूर करना है। और भी कई तरह की जो मल्टीपल डिजेबिलिटीज़ हैं, कई तरह की जो विकलांगता दिखाई देती है, उन सभी को हमें क्या करना है, दूर करने के कुछ ना कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए। देखो इसमें दो तरीके से उपाय किए जा सकते हैं। एक तो सरकार की भागीदारी तो होनी ही चाहिए, लेकिन हमारी जो आज हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है वो है निजी सहभागीदारी की बात की जाती है। अगर हम सरकार और एक तरह से जनता के बीच अच्छा समन्वय हो सकेगा, यानी कि निजी संस्थाओं का अच्छा समन्वय हो सकेगा, तो हम कोई भी उद्देश्य, चाहे वो समावेशी विकास की बात करें और चाहे हम समावेशी शिक्षा की बात करें, हम सारे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं अब क्या कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा में और भी क्या कमियां हैं। जैसे कि निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के हमें क्या करना है, पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस चिल्ड्रेन एंड देयर एजुकेशन, उनकी शिक्षा के लिए हमें क्या करना है। जैसे निर्धन में कैसे आ जाएंगे, हमें क्या करना है, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के दायरे में लाने के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित
कर दिया जाना है। देखो मौलिक अधिकार तो है ही, भारत सरकार या एक तरह से ऐसे कह सकते हैं हमारे संविधान में इस बात की तो चर्चा की ही गई है, लेकिन यदि हमें समावेशी शिक्षा का अधिकार बहुत अच्छे से उद्देश्य से प्राप्त करना है तो मौलिक अधिकार को हमें क्या कर देना है, बिल्कुल अनिवार्य रूप से लागू ही कर देना है, जिससे कि क्या हो कि सारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। दूसरी चीज़ें हैं कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, पर निर्धरता के कारण क्या होता है, माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, जिससे समावेशी शिक्षा में के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न होते। देखो आज हमारे यहाँ ये भी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, जो हमारा नीति निदेशक तत्व के तहत राज्य या भारत सरकार बहुत अच्छे से उसका परिचालन कर रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि कई ऐसे हमारा समाज है या कई ऐसे हमारे गांव पिछड़े हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, भले ही वो चीज़ें फ्री में हो। उसका कारण है वो आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं, तो बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को घर पर छोड़ दिया जाता है और खुद कमाने चले जाते हैं। नहीं पर क्या होता है कहीं पर कि बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं तो काम करवाते हैं, जिससे कि उनका एक तरह से पैसे का पूर्ति हो पाए, जो क्षतिपूर्ति है वो पूरा हो पाए। ठीक है, आगे क्या कहा गया, इसमें सुधार की बातें और क्या की गई, हमने क्या किया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया और इसके अनुसार क्या किया गया कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, जिससे कि क्या हुआ, निर्धनता की समस्या को देखते हुए स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिड डे मील स्कूल आपने देखा होगा कि मिड डे स्कीम लागू कर दिया गया है, जिससे कि क्या होता है कि अब देखो कई सारी समस्याएं हमने दूर कर लिया। अगर आप एक बार कल्पना कीजिए कि जब हमारे यहाँ मिड डे मील जो भोजन का प्रबंध नहीं था, जब ये स्कीम नहीं लागू थी, तो उस समय कैसा परिदृश्य रहा होगा, उस समय कैसा परिदृश्य रहा होगा। उस समय क्या बच्चे स्कूल जा पाते थे, नहीं जा पाते थे, बहुत ही रेयर केस में। लेकिन आज अगर जो मिड डे मील है यह योजना काफ़ी सफल हुई है, मैं इसको सफल मानता हूँ, सरकार की सबसे बड़ी सफलता अगर मैं मानता हूँ तो इस योजना को मानता हूँ, इस स्कीम को मानता हूँ। उसका कारण है, इस स्कीम को मानने की वजह से काफ़ी जो बच्चे हैं, जो 60% बच्चों में, मान लो 100% बच्चों में आज 60% या 70% बच्चों की स्कूलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ठीक, दूसरी चीज़ें कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख रूप से कार्यक्रम इस प्रकार हैं। जैसे कि हमारी सरकार क्या कर रही है कि बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था कर रही है। आप देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है कि मुफ्त किताब दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बच्चों को पैसा देना पड़ रहा है। मुफ्त पोशाक, आप देखते हैं कि ड्रेसेस जो हैं बच्चों के लिए वो बिल्कुल फ्री कराई गई हैं। ठीक है, ये सरकार की समावेशी शिक्षा को उद्देश्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए सरकार ऐसा कदम उठाई है, जो कि मैं इसको कारगर भी मानता हूं। और सरकार का ये बहुत ही अच्छी सफलता है, और सरकार को ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारा देश भी एक दिन बहुत ही अच्छी तरीके से, या हमारे यहाँ जो लिटरेसी, जो एक तरह से साक्षरता दर कम है, वो काफ़ी बढ़ सकने की आसार दिखाई पड़ रही है। उसके बाद छात्रावासों का भी प्रबंध करना। देखो एक चीज़ ये भी है, आज सरकार ने कई ऐसे स्कूलों में, कई ऐसे कॉलेजों में क्या किया है, सरकार ने कई ऐसे स्कूलों में कई ऐसे स्कूलों में सरकार ने क्या किया है कि छात्रावास यानी कि रहने की भी व्यवस्था कर दी है, जिससे कि बच्चे काफ़ी एक तरह से स्कूल में उनकी बढ़ोतरी देखी जा रही है। उसके बाद सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान करने की बात की जा रही है। हमारी सरकार में ये भी कहा जा रहा है, या एक तरह से आप दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने शिक्षा पर बेहतर काम किया है। इस बात को मैं ही नहीं मानता हूँ, बल्कि आप देख लीजिए बहुत सारी ऐसे रिपोर्टें आई हैं जो उस रिपोर्ट बता रही हैं कि हाँ, दिल्ली सरकार ने काफ़ी बेहतर काम किया है शिक्षा के स्तर पर। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चों, उनकी शिक्षा के लिए हमने क्या प्रावधान किया है, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से अनुसूचित जनजाति को अलग रखा गया है, उन्हें हमें क्या करना है, एक साथ लाना है। किस तरह से, औपचारिक रूप से। ठीक है, ऐसा नहीं एक तरह से नियम के रूल से जो लोग
अलग हुए हैं उनको हमें क्या करना है, एक मिलाना है। दूसरी चीज़ें, पहला जाति के आधार पर विभाजित समाज में पिछड़े होने सबसे सॉरी पहला आधार क्या था कि जो समाज था वो काफ़ी पहले विभाजित था, जो पिछड़े होने, और दूसरे उनकी भौगोलिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, सांस्कृतिक रूप से उनका भी अंतर था। उच्च समुदाय ने क्या किया था, अपने हितों के लिए उनका हनन करते थे, उनके ऊपर दुराचार करते थे, उनके ऊपर एक तरह से शोषण करते थे। उन सभी चीज़ों को सरकार ने दूर किया, या एक तरह से ऐसे कह सकते हैं हमारा जो संविधान बना तो इन सब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा और संविधान ने इन सभी चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास किया है। जो सरकार ने भी आपने देखा है कि पूरी तरीके से आर्टिकल 17 यानी कि आर्टिकल जो 17 है अस्पृश्यता का नियम, उसके पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर छुआछूत जैसी बातें आती हैं तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है, जिसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पर हम बहुत सारी ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आपको एक बार इंटरलेट करके चीज़ों को पढ़ाऊँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। दूसरी चीज़ें हैं, जो विद्यालय में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बालक हैं उनका जो प्रवेश है काफ़ी कम हो गया है। उनको प्रवेश के लिए हमें कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए कि वो लोग भी क्या हैं कि स्कूल में अपना दाखिला ले सकें। दूसरी चीज़ें कहा जा रहा है कि जो अध्यापक हैं, अध्यापक के द्वारा उनके शिक्षण के प्रति खराब दृष्टिकोण है उनको भी हमें दूर करने की आवश्यकता है। देखो, आपने आज की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ी से और पीछे चले जाइए 2000 या आप 2010 के पहले भी चले जाइए, तो जो शिक्षक होते थे उनका क्या था, जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका जो दृष्टिकोण होता काफ़ी अलग होता था, बिल्कुल घटिया तरीके से होता था। तो एक तरह से, चलो अब मुझे इस शब्द का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, उनका जो दृष्टिकोण होता था काफ़ी अच्छा नहीं होता था, जिसको हमें दूर करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ें, बौद्धिक क्षेत्र से भी पिछड़े हैं लोग, उनमें भी हमें क्या करना है, उनको मुख्य धारा मिलाना है। दूसरी चीज़ें, जो निर्धन हैं उनके लिए कुछ ऐसी योजना हमें बनानी है ताकि वो योजना क्या हो, सफल रूप से वो जो निर्धनता है उनकी कमी को दूर किया जा सके। दूसरी चीज़ें हैं, इन वर्गों के लिए हमें ये भी क्या करना है, जो वर्गों में शिक्षा के महत्व तथा प्रचार प्रसार का अभाव है, हमें क्या करना है, उन वर्गों के लिए प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, ये भी हमें करना है जिससे कि हमारा सामाजिक जो समावेशी शिक्षा है उसका उद्देश्य पूरा हो सके। दूसरी चीज़ें हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा तथा अन्य अधिकारों से जो वंचित समुदाय हैं उनके उत्थान के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है जिससे उनका समुचित विकास हो सके। देखो, हमारे भारत के संविधान ने सॉरी दोस्तों, हमारे भारत के संविधान ने क्या किया है कि जो उन लोग जो पहले से पिछड़े वर्ग के लोग थे उन लोगों के लिए कई ऐसे प्रावधान बनाए हैं जिससे उनको मुख्य धारा में लाया जा सकेगा और लाया जा भी रहा है। दूसरी चीज़ें हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने के लिए भारतीय संविधान की धारा 15, 4 और 45 और 46 में विशेष प्रावधान दिया गया है जिससे कि उनके अंदर या उनके लिए जो समस्याएं हैं या उनको जो समस्याएं से जूझ रहे हैं उस समस्याओं का उनको निजात मिल सके। ठीक, उसके बाद आज की क्लासेस हम यहीं पर समापन करना चाहेंगे क्योंकि आपकी क्लास जो समावेशी शिक्षा का पूरा था यही एक ही क्लास में, देखो मैं आपको कम से कम 30 से 40 क्लास लूँगा जो पूरी आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी की क्लास होगी वो एक ही क्लास होगी और एक चैप्टर का एक ही क्लास होगा, और चाहे वो 1 घंटे की वीडियो बने चाहे वो 1.5 घंटे की वीडियो बने, लेकिन आप लोग इस सारे वीडियो को देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, मुझे कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, आप प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार यानी कि अब की बार से आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना है। आप अपने कमेंट की प्रतिक्रिया को ज़रूर दीजिए कि हाँ, क्या मुझे और बेहतर प्रयास करना चाहिए कि आपके शिक्षा में मैं बेहतर कर सकूं या आपकी क्लास को मैं बेहतर कर सकूं। ठीक है, इसके लिए आपको शेयर भी करना है, लोगों तक शेयर भी करना है,
खुद सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करवाना भी है। और एक चीज़ आपको लोगों के लिए है कि फॉर गेट पीडीएफ, यानी कि पीडीएफ पाने के लिए अभी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं 8920 340 192। आपकी जैसे ही क्लास समाप्त होती है, जितने लोग भी हैं, क्लास अपलोड होगी, आफ्टर दैट या उससे पहले भी आप तक पीडीएफ पहुंच जाएगी। और आपको पीडीएफ को बहुत अच्छे से संभाल के रखना है। चाहो तो आप नोट्स भी बना लीजिएगा, अदरवाइज़ पीडीएफ को आप संभाल के रखिएगा। अगर नहीं भी रख पाते हैं तो आप चिंता मत करिएगा, मैं आपको फिर से प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन इतना करना तो आपका उद्देश्य बनता ही है, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे तभी जब आप अपनी चीज़ों को संभाल कर रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है या किसी प्रकार की आपको कुछ सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर ज़रूर अपना सुझाव दीजिए, ज़रूर अपने सुझाव दीजिए और ज़रूर अपने कमेंट दीजिए और कमेंट करिए। और अपने दोस्तों तक जितने लोग भी वंचित रह जा रहे हैं, देखो हमारा उद्देश्य है इस समय जो लॉकडाउन का, देखो थोड़ी सी 2 मिनट की चर्चा मैं बढ़ाना चाहूँगा। उसका कारण है, आप देख रहे हैं कि इस समय जो कोविड-19 है, कोविड-19 की वजह से आप अपने आप को डिप्रेशन में मत ले जाइए। आप एक कभी मन में मत लाइए कि आप सोच रहे हैं कि परीक्षाएं नहीं होंगी। देखो परीक्षाएं सारी होंगी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि समाज यानी कि वैश्विक स्तर से ऐसी महामारी से परीक्षा कराना सरकार के लिए उचित नहीं है या आयोग के लिए उचित नहीं है। आप खुद जानते हो, अगर एक भी बच्चा किसी समस्या में आता है तो सरकार के लिए थोड़ा सा असफलता की बात आ सकती है, या एक तरह से कह जा सकते हैं कि कई समस्याएं आ सकती हैं जिससे हमें भी झेलना पड़ सकता है। वो बच्चा तो उसको तो झेलेगा ही, कई ऐसे लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। टेक केयर ऑफ।